जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है कंप्यूटर साइंस पे, क्लास 9th का। थर्ड लेक्चर में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिफ़ाइन किया था, इसकी टाइप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम हमने डिस्कस कर ली थी, डिवाइस ड्राइवर्स भी डिस्कस हो गया था। तो अब इसमें 2 टाइप्स रह गई थी हमारी, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, लैंग्वेज प्रोसेसर्स। इन 2 को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देन कुछ और टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर की, उन पे हम बात करेंगे। आज हमारा ये टॉपिक सॉफ्टवेयर की टाइप्स जो हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ये इंशाल्लाह आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, यूटिलिटी प्रोग्राम्स को अभी हमने डिफाइन करना है और अंडरस्टैंड करना है। यूटिलिटी का लफ्ज़ी मीनिंग है फैसिलिटी, यानी ऐसे प्रोग्राम्स जो आपको डिफरेंट टाइप्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। और ये वो फैसिलिटीज़ होती हैं जो आपको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करता। Those programs are called utility programs. Utility programs perform specific tasks that are related to the management of the computer, यानी आपके कंप्यूटर की मैनेजमेंट से रिलेटेड जो टास्क्स हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हम इन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स को, यूटिलिटी प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं। डिफरेंट यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं हमारे पास। द फॉलोइंग आर सम कॉमनली यूज्ड यूटिलिटी प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क्स। विंडोज़ एक्सप्लोरर एक टाइप हमारे पास जो है यूटिलिटी प्रोग्राम्स की, डेट इज़ विंडोज़ एक्सप्लोरर। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ही ये यूटिलिटी प्रोग्राम अवेलेबल होता है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी विंडो को एक्सप्लोर करने के लिए। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। लेट्स से यहाँ पे अगर आप आएँ अपने कंप्यूटर में, पीसी को ओपन करें तो यहाँ पे ये जो आपको ट्री नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली विंडो एक्सप्लोरर, जिसके थ्रू आप अपनी विंडो को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और विंडो को एक्सप्लोर करते हुए आप अपने फाइल्स और फ़ोल्डर्स को मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली विंडो एक्सप्लोरर किस लिए यूज़ होता है जी? इट इज़ यूज़्ड टू मैनेज फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स इन ईज़ी एंड एफिशिएंट वे। लेट्स से यहाँ पे आपके पास इस एक्सप्लोरर में, इस ट्री में आप सी ड्राइव पे क्लिक करें, तो ये सी ड्राइव कंप्लीट ओपन हो जाएगी। ये ट्री में आप देख रहे हैं, तमाम फ़ोल्डर जो सी ड्राइव में आपके पास हैं, वो आपके सामने आ जाएँगे। किसी भी फ़ोल्डर पे आप क्लिक करें, उसके अंदर जो सब फ़ोल्डर्स हैं वो आपके पास उनका ट्री आ जाएगा। उसमें जो फाइल्स पड़ी हैं वो सारी आप वहाँ पे व्यू कर सकते हैं। मीन आप अपनी फाइल्स और फ़ोल्डर्स को ईज़िली इस विंडो एक्सप्लोरर यूटिलिटी प्रोग्राम के थ्रू उन फाइल्स और फ़ोल्डर्स को मैनेज कर सकते हैं, नया फ़ोल्डर बना सकते हैं एटसेट्रा। अच्छा जी, ये तो हो गया आपके पास विंडो एक्सप्लोरर। इट इज़ यूज्ड टू मैनेज फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स। बैकअप यूटिलिटी, ये जो बैकअप यूटिलिटी है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर का जो डाटा है उसका बैकअप स्टोर कर सकते हैं। वो इसलिए हम बैकअप स्टोर करते हैं ताकि अगर एक्चुअल प्लेस से हमारा जो डाटा है वो लॉस हो जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, तो हम उस डाटा को फिर दोबारा से रिट्रीव कर सकें। तो दिस बैकअप यूटिलिटी इज़ आल्सो कॉल्ड यूटिलिटी प्रोग्राम। इट इज़ यूज्ड टू मेक बैकअप ऑफ डाटा। एक हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम होता है जी, विनज़िप। विनज़िप यूटिलिटी, इट इज़ यूज्ड टू कंप्रेस फाइल्स। आपकी जो फाइल्स हैं उनको कंप्रेस करने के लिए, उनके साइज़ को रिड्यूस करने के लिए हम इस विनज़िप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। ये इंशाल्लाह एक लेक्चर में रखूँगा लैब से रिलेटेड, जिसमें इन सॉफ्टवेयर्स को ऑपरेट करने पे हम बात करेंगे। फाइल को कंप्रेस इसलिए हम करते हैं ताकि उस फाइल का साइज़ रिड्यूस हो जाए और उस फाइल को हम ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकें, जैसे ईमेल वगैरह के थ्रू हम उसको सेंड कर सकें आसानी से। डायग्नोस्टिक यूटिलिटी, ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी प्रोग्राम है, डायग्नोज़ करने के लिए, यानी आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम्स को डायग्नोज़ करने के लिए हम इस डायग्नोस्टिक यूटिलिटी को यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स। अच्छा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो आप हम सब यूज़ करते हैं अमूमी तौर पे, दैट इज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस। आपके कंप्यूटर में जो वायरसेस हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए और उनको रिमूव करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो अब हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की टाइप्स क्या-क्या हो गई?
विंडोज एक्सप्लोरर, बैकअप यूटिलिटी, WinZip utility, a diagnostic utility, and antivirus software. Next and last type of system software is language processors. अच्छा, इस टाइप को डिस्कस करने से पहले एक बात क्लियर कर लें कि हमारे पास कंप्यूटर में दो टाइप्स की लैंग्वेजेस होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। बिल्कुल वैसे जैसे ह्यूमन लैंग्वेजेस भी हमारे पास मेजरली टू टाइप्स में लाई करती हैं, टू कैटेगरीज में लाई करती हैं। अगर हम एज अ ह्यूमन बात करें, एक तो वो लैंग्वेज है एज अ ह्यूमन जिसको हम डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, डेट इज कॉल्ड मदर टंग, जो आपके घर में बोली जाती है। पहले मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर की तरफ भी मैं आता हूँ। तो एज अ ह्यूमन वो लैंग्वेज जो हमारी मदर टंग है, जो हमारे घर में बोली जाती है और जिसको हम डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डेट इज कॉल्ड लो लेवल, क्योंकि वो हमारे लेवल पे है, उसको हम डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, वो लैंग्वेज एज अ ह्यूमन, हर वो लैंग्वेज जिसको हम डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जैसे सपोज डैट मेरे लिए फारसी, ये वो लैंग्वेज है जिसको मैं बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। हिंदको, जर्मन, ये लैंग्वेजेस जो हैं ये मेरे लिए एज अ ह्यूमन हाई लेवल पे हैं। तो दो कैटेगरीज मैंने आपको बताई एज अ ह्यूमन लैंग्वेज की, दो टाइप्स, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल वो लैंग्वेज है जो मेरे लेवल पे है, डेफिनेटली वो लैंग्वेज कौन सी है, मेरी जो मदर टंग है, दैट इज माय लो लेवल, जिसको मैं डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, जिसमें मुझे किसी किस्म की ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड नहीं है। और एज अ ह्यूमन मेरे लिए हाई लेवल लैंग्वेज वो है जो जिसको मैं बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। जैसे कहते हैं ना कि बड़ी हाई लेवल की बात है जी, सर के ऊपर से गुजर गई है, समझ ही नहीं आई। तो डेफिनेटली हाई लेवल लैंग्वेज हम हर उस लैंग्वेज को कहेंगे जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह जैसे ह्यूमन लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है, कंप्यूटर में भी दो टाइप्स हैं लैंग्वेज की। एक तो कंप्यूटर की मदर टंग है, जिसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में। और एक कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। अब होता ये है कि ये जो लैंग्वेज प्रोसेसर है, ये वो सॉफ्टवेयर है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स को जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे होते हैं, उनको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। क्योंकि जब तक आपका प्रोग्राम हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं होगा, तो आपका कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो डेफ़िनेटली जब तक आपका कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो तब तक आपका कंप्यूटर उसको एग्ज़ीक्यूट भी नहीं कर सकता। प्रोग्राम्स का कॉन्सेप्ट 10th क्लास से रिलेटेड है, लेकिन इस पे भी मैं कुछ डिस्कशन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में रख लूँगा। फ़िलहाल देख लें इसकी जो डेफ़िनिशन है, अ लैंग्वेज प्रोसेसर इज़ अ सिस्टम प्रोग्राम और सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज्ड टू, किस लिए यूज़ होता है जी? यूज्ड टू ट्रांसलेट कंप्यूटर प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज क्या है? ये आपकी कंप्यूटर की लो लेवल लैंग्वेज है, मदर टंग है। मशीन लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, देयरफॉर ऑल द प्रोग्राम्स मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज। यानी तमाम प्रोग्राम्स का मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होना ज़रूरी है बिफोर एग्जीक्यूशन बाय द कंप्यूटर। तो इन प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में कौन ट्रांसलेट करेगा? लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर का दूसरा नेम लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी होता है। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ये दो टाइप्स हैं आपके लैंग्वेज प्रोसेसर की। आर लैंग्वेज प्रोसेसर्स यूज टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स, देखिए ना अब बात आ गई इसमें, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज। अ प्रोग्राम कॉल्ड असेंबलर, ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर के अलावा भी एक प्रोग्राम है, डेट इज कॉल्ड असेंबलर, इज यूज टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज। एक हमारे पास असेंबली लैंग्वेज होती है कंप्यूटर में, उस लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स को अगर आपने मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो डेट उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करेंगे? असेंबलर। ये अभी यहाँ पे जस्ट जस्ट थ्योरेटिकल डिस्कशन है, इस पे डिटेल लेक्चर इंशाल्लाह कुछ लेक्चर्स के बाद इस पे एक लेक्चर हम रखेंगे। अच्छा जी, ये तो हमारे पास 4 टाइप्स हो गई सिस्टम सॉफ्टवेयर की।
सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हमने कहा था कि ये ऑप्शनल नहीं होते, मैंडेटरी होते हैं। इनका इंस्टॉल होना कंप्यूटर पे ज़रूरी है, ठीक है जी। इनके इंस्टॉलेशन के बगैर कंप्यूटर या तो काम ही नहीं करेगा, और या फिर अगर काम करेगा तो उसमें स्मूथनेस नहीं होगी, एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। फिर इसकी 4 टाइप्स हमने डिस्कस कर ली। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, लैंग्वेज प्रोसेसर। तो ये बच्चे अब आपकी कॉपी पे ये कंप्लीट टॉपिक आपने लिख लेना है। आफ्टर दैट लास्ट लेक्चर में हम ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिस्कस कर चुके हैं, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर, entertainment software, education software, these all have been discussed in lecture number 3। तो ये वीडियो लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हैं यूट्यूब मेरे चैनल पे, तो किसी भी टाइम पे आप किसी लेक्चर को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ टाइप्स हैं जो हमने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कवर करनी है। उनमें से एक टाइप है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एक है शेयरवेयर एंड एक है फ्रीवेयर। ये 3 टाइप्स इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। इनमें से ये जो 2 टाइप्स हैं, इनको पहले आपने अंडरस्टैंड करना है जी। शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर। अच्छा, शेयरवेयर में वर्ड शेयर जो है, शेयर का मतलब है शेयर करना। शेयरवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। तवज्जो से सुनिएगा आप ज़रा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा, डाउनलोड आप कर सकते हैं नेट से, कोई पेमेंट आपने उसकी नहीं करनी। लेकिन होगा वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, यानी 1 और 2 मंथ्स के लिए वो होगा। ट्रायल वर्जन के तौर पे आपको दिया जाएगा। मे बी आपको कभी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर से वास्ता पड़ा हो, या आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हो, जो हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट लेकिन हो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। तो उस टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर एक्सपायर हो जाता है। अब कंपनी आपको लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए वो सॉफ्टवेयर क्यों देती है? ताकि आप उसको टेस्ट कर सकें, यूज़ करके देख सकें, और अगर आपको उस लिमिटेड टाइम पीरियड में वो सॉफ्टवेयर अच्छा लगा, तो फर्दर यूज़ के लिए आप उसको परचेज़ कर सकती हैं, ठीक है? अगर आप परचेज़ करना चाहें। अगर आप परचेज़ नहीं करना चाह रहे तो परचेज़ ना करें। तो कंपनी आपके साथ अपने उस सॉफ्टवेयर को शेयर कर रही है। तो और ये होगा क्या? ये फुल वर्ज़न नहीं होगा, ये आपका ट्रायल वर्ज़न कहलाता है। शेयरवेयर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड, ठीक है? यूजुअली 1 और 2 मंथ्स। उस टाइम पीरियड तक आप उसको फ्री यूज़ कर सकते हैं। उस टाइम पीरियड के कंप्लीट होते ही वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है। बाद में अगर आपने फर्दर उसको यूज़ करना है तो यू हैव टू परचेज दिस सॉफ्टवेयर। इट इज़ ट्रायल वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर। आपके सॉफ्टवेयर का ये जो ट्रायल वर्जन होते हैं, ट्राई के लिए दिया जाता है आपको। गिवन टू पीपल टू डिसाइड, ठीक है? पीपल्स को क्यों दिया जाता है ये? ताकि वो डिसाइड कर सकें वेदर दे वुड लाइक टू बाय द फुल वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, कि क्या आप सॉफ्टवेयर के फुल वर्जन को परचेज करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। तो सम शेयरवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन न्यू कंप्यूटर्स व्हेन दे आर सोल्ड, यानी कुछ शेयरवेयर सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं जब वो आपको कंप्यूटर सेल किया जाता है, तो वह उस पे ऑटोमेटिकली पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं। एग्जांपल्स ऑफ शेयरवेयर आर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर गेम्स। बहुत सी कंप्यूटर गेम्स हैं जो शेयरवेयर के तौर पे आपको अवेलेबल होती हैं नेट पे। कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स भी हैं ऐसे जो शेयरवेयर के तौर पे अवेलेबल होते हैं नेट से। आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन कीप इन माइंड कि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ये काम करेंगे। और इसमें फीचर्स भी कंप्लीट नहीं होते, ये भी याद रखिएगा। जैसे कुछ गेम्स हैं ना जो आप डाउनलोड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड तो हो जाती है, लेकिन उसमें तमाम उसके जो प्लेयर्स हैं वो अनलॉक नहीं होते, कुछ प्लेयर्स लॉक्ड होते हैं, कुछ फीचर्स उसके लॉक्ड होते हैं, उनको आप यूज़ नहीं कर सकते। तो और होता भी वो सॉफ्टवेयर जो है, वो गेम जो है वो ट्रायल वर्ज़न के तौर पे होती है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपको दी जाती है, उस पीरियड के बाद वो एक्सपायर हो जाती है। मकसद ये है कंपनी का कि वो आपसे अपना उस सॉफ्टवेयर वो शेयर कर रहे हैं, कि आपको अगर अच्छा लगा है, 1-2 माह आप यूज़ करके देख लें, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको परचेज़ कर लें, और अगर अच्छा नहीं लगे आपको तो आप परचेज़ ना करें। फ्रीवेयर जो है ना, वो शेयरवेयर से मिलता-जुलता सॉफ्टवेयर होता है। फ्रीवेयर नाम से अब आपको आइडिया हो रहा होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट तो शेयरवेयर भी होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है
कि शेयरवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट तो अवेलेबल होता है, लेकिन लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल होता है। बट हेयर फ्रीवेयर में freeware is given free of cost, and it is full version, not trial version of software for an unlimited period of time। देखिए ये डिफरेंसेस हैं। शेयरवेयर और फ्रीवेयर में एक पॉइंट कॉमन है, वो क्या? दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। डिफरेंस कहाँ पे है? शेयरवेयर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, फ्रीवेयर अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। शेयरवेयर में इट इज़ ट्रायल वर्जन एंड फ्रीवेयर इट इज़ फुल वर्जन, कंप्लीट फीचर्स के साथ आपको दिया जाएगा। इट मे हैव सम रिस्ट्रिक्शंस। अच्छा, फ्रीवेयर में एक ही रिस्ट्रिक्शन है। देखिए ना, कॉमन सेंस की बात है, एक चीज़ आपको फ्री मिल रही है तो एथिकली इट इज़ नॉट गुड कि आप वो आगे फर्दर उसको सेल करना शुरू कर दें। रिस्ट्रिक्शन बस यही है इसमें कि आप इसको पर्सनल और एकेडमिक यूज़ के लिए यूज़ करेंगे, इसको प्रॉफ़िट अर्न करने के लिए यूज़ नहीं करेंगे, मीन आगे फर्दर आप इसको सेल नहीं कर सकते। इट मे हैव सम रिस्ट्रिक्शंस सच एज़ अलाउड फॉर पर्सनल और एकेडमिक यूज़ ओनली, मीन सिर्फ़ अपने ज़ाती यूज़ के लिए या अकेडमी वगैरह में यूज़ करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल्स ऑफ फ्रीवेयर आर गूगल क्रोम, ये जो आपका वेब ब्राउज़र है, इट इज़ फ्रीवेयर। मोज़िला फायरफॉक्स, ये भी वेब ब्राउज़र है। वीएलसी मीडिया प्लेयर, जिसमें आप सॉन्ग्स वगैरह प्ले करते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्रीवेयर। तो ये दो तो हो गए हमारे पास, शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर। नेक्स्ट टाइप एंड लास्ट टाइप इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अच्छा, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ना एक टर्म और भी ज़रा साथ सुन लें, क्लोज सोर्स। क्लोज सोर्स, मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर क्लोज सोर्स होते हैं। वेरी सिंपल डिफरेंस। आपको जो सॉफ्टवेयर मार्केट से अवेलेबल होता है, मार्केट से आप जो सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, उस सॉफ्टवेयर के साथ आपको उसका कोड प्रोवाइड नहीं किया जाता। इन सिंपल वे वी कैन से दैट कि उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने का प्रोसीजर आपको नहीं दिया जाता। देखिए, मैं प्रोग्रामर हूँ ना, मैंने एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, तो मैं आपको वो सॉफ्टवेयर दूँगा, उसका बनाने का तरीका आपको नहीं बताऊँगा, उसका कोड आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा, सोर्स कोड जिसको हम बोलते हैं, या उसका प्रोसीजर आपको नहीं दूँगा। क्योंकि अगर मैं उसका कोड आपको दे दूँ तो डेफ़िनिटली आप उस कोड को, अगर आप प्रोग्रामर हैं, तो आप मेरे उस कोड को अंडरस्टैंड करके उस जैसा एक नया कोड भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका कोड आपको प्रोवाइड ना किया जाए, उसको हम कहते हैं क्लोज़ सोर्स। मीन सोर्स उसका क्लोज़ है, कोड आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। अब उसके अपोज़िट ये टर्म है ओपन सोर्स, मीन वो सॉफ्टवेयर जिसका कोड आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, सोर्स कोड आपको दे दिया जाए और यूज़र्स को ये अलाउ कर दिया जाए कि आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करना चाहें, इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर को जिसका कोड, सोर्स कोड आपको दे दिया जाए, उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहेंगे? ओपन सोर्स। इट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सोर्स कोड, यानी जिसका सोर्स कोड आपको साथ दे दिया जाता है, दैट अलाउज़ यूज़र्स टू स्टडी, और आपको ये अलाउ कर दिया जाता है कि आप उसको स्टडी कर सकते हैं, लर्निंग वहाँ से कर सकते हैं, चेंज एंड इम्प्रूव इट। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज़ फ्री ऑफ फॉर यूज़, आप उसको यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्रीली मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और फर्दर उसको आप फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स आर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जैसे एक तो हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है ना जो हम यूज़ करते हैं। हम मोस्ट ऑफ द यूज़र जो है हम सारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो इसी तरह का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लिनक्स, वो ओपन सोर्स है। ओपन ऑफिस के नाम से एक सॉफ्टवेयर है। फ्लाइट गियर, ये फ्लाइट सिमुलेटर होता है। एंड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अभी आपने सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि ओपन सोर्स कहते किसको हैं? ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका कोड आपको प्रोवाइड किया जाए, साथ कोड आपको दे दिया जाए, ठीक है? जिसमें आप चेंजेस कर सकें, जिसको आप इम्प्रूव कर सकें, जिसमें आपको आप स्टडी कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड ओपन सोर्स। तो ये जनाब हमारे पास अब आपका ये सॉफ्टवेयर का एरिया कंप्लीट हो गया। इसको आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है बच्चे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 1.5, यहाँ से ऑनवर्ड ये पूरे का पूरा टॉपिक, कंप्लीट टॉपिक आपका आपकी नोटबुक पे यहाँ तक ये आपने इसको लिख लेना है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जो होगा हमारा, उसमें अब हम स्टार्ट लेंगे टॉपिक जो हमने अब स्टार्ट लेना है,
बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, ये कुछ बातें टॉपिक 1.4, ये कुछ डिस्कशंस हमारी फर्स्ट लेक्चर में हो भी चुकी हैं इस पे, कुछ बातें हम इसमें मज़ीद डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस जो हैं, देयर आर बेसिकली 4 ऑपरेशंस जो एक कंप्यूटर परफॉर्म करता है। ये डायग्राम ज़रा समझें। इनपुट, आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, साफ ज़ाहिर है कीबोर्ड से या माउस से। वो इनपुट प्रोसेस होती है और उस प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो हम आपका कंप्यूटर उन रिजल्ट्स को आउटपुट डिवाइस पे सेंड कर देते हैं। दैट आउटपुट डिवाइस में बी मॉनिटर, दैट आउटपुट डिवाइस में बी प्रिंटर, और फर्दर मोर उन रिजल्ट्स को स्टोर भी कर लिया जाता है स्टोरेज एरिया में, जैसे आपकी हार्ड डिस्क है। स्टोर इसलिए कर लिया जाता है उन रिजल्ट्स को कि बाद में लेटर ऑन आपको उसकी ज़रूरत अगर पड़े तो वो रिजल्ट्स आप अपने स्टोरेज एरिया से बाद में रिट्रीव कर सकें। तो देयर आर बेसिकली 1 2 3 4 ऑपरेशंस जो आपके कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस में आते हैं। इनपुट ऑपरेशन, प्रोसेसिंग ऑपरेशन, स्टोरेज ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन। ठीक है, कुछ यहाँ से हम मटेरियल डिस्कस कर लेते हैं आज के लेक्चर में, बाकी मटेरियल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कंप्लीट करेंगे। इनपुट ऑपरेशन क्या है जी? अ कंप्यूटर इज अ डाटा प्रोसेसिंग मशीन। अगर आपको फर्स्ट लेक्चर याद हो, अदरवाइज दोबारा मैं बता देता हूँ। कंप्यूटर हमारा जो है ना, ये इसने क्या करना होता है, बेसिकली डाटा को प्रोसेस करना होता है। हम इसको डाटा देते हैं और इस डाटा को ये प्रोसेस करता है। डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में, ऑडियो वीडियो की फॉर्म में। तो इसलिए हम कंप्यूटर को डाटा प्रोसेसिंग मशीन भी कह सकते हैं। यूजर्स एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड और माउस। अब आप कंप्यूटर को जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस देंगे वो किसके थ्रू देंगे, या कीबोर्ड के थ्रू देंगे या माउस के थ्रू। अच्छा, यहाँ पे इन दो टर्म्स में भी डिफरेंशिएट कर लें थोड़ा, डाटा और इंस्ट्रक्शंस। सपोज डैट, एक सिंपल सी एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, 5 + 4। तो इसमें 5 एंड 4 इज डाटा एंड प्लस इज इंस्ट्रक्शन। इट कैन आल्सो बी प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर। अच्छा, इनपुट जो आपने देनी है कंप्यूटर को, वो कीबोर्ड से देनी है या माउस से देनी है। बट इसके अलावा इट कैन आल्सो बी प्रोवाइडेड, यानी इनपुट जो है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं टू द कंप्यूटर फ्रॉम अ स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क, सीडी आर यूएसबी मेमोरी। वो जो आपके पास फ्लैश मेमोरी होती है उसके थ्रू भी आप इनपुट दे सकते हैं, सीडी के थ्रू भी आप अपने कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं, इवन दो हार्ड डिस्क से भी आप अपने कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। तो इनपुट, द इनपुट डाटा और इंस्ट्रक्शंस, यानी जो भी इनपुट आप देंगे, डाटा है या इंस्ट्रक्शंस हैं, वो इनपुट क्या होगी जी? वो इनपुट स्टोर हो जाती है, आर स्टोर्ड इन मेमोरी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है जी। जो इनपुट आप अपने कंप्यूटर को देंगे, प्रोसेसिंग से पहले वो इनपुट आपकी मेमोरी में स्टोर होगी। ठीक है, यानी पहले स्टोरेज है, बाद में प्रोसेसिंग है। इस बात को थोड़ा अंडरस्टैंड करें। जैसे जूसर मशीन होती है ना, जूसर मशीन पे टॉप पे जग होता है, उस जग में आप इनपुट डाल देते हैं, शुगर, मिल्क, फ्रूट। तो बच्चे वो सारी इनपुट पहले स्टोर होती है, जब तक वो जग में स्टोर नहीं हो पाएगी आप उसको प्रोसेस नहीं कर सकते। तो इनपुट हमेशा, किसी भी मशीन में इनपुट हमेशा पहले स्टोर होती है उसके स्टोरेज एरिया में, देन प्रोसेस होती है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, इसके बाद ये प्रोसेसिंग ऑपरेशन मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा डिटेल आपके साथ डिस्कशन करना होगी। ये जो ऑपरेशंस हैं, स्टोरेज ऑपरेशन एंड आउटपुट ऑपरेशन, इस पे मैं बात कर लेता हूँ। तो फिर एक ऑपरेशन रह जाएगा, प्रोसेसिंग ऑपरेशन। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। स्टोरेज ऑपरेशन, द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, आर स्टोर्ड इन मेमोरी। उन रिजल्ट्स को भी पहले मेमोरी में स्टोर किया जाता है बिफोर दे आर सेंट टू द आउटपुट डिवाइस और परमानेंट स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क। देखें, आपने इनपुट दी, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया, रिजल्ट्स आ गए। अब उन रिजल्ट्स को, जिनको हम आउटपुट कह रहे हैं, उनको साफ जाहिर है हमने आउटपुट डिवाइस पे सेंड करना है, कंप्यूटर ने उनको आउटपुट डिवाइस पे सेंड करना है, या उन रिजल्ट्स को परमानेंट स्टोरेज डिवाइस जो आपकी है हार्ड डिस्क, वहाँ पे सेंड करना है। लेकिन जहाँ पे भी सेंड करना हो उन रिजल्ट्स को, आपके
आउटपुट डिवाइस पे सेंड करना हो या हार्ड डिस्क में स्टोर करना हो, इससे पहले उन रिजल्ट्स को कहाँ स्टोर किया जाता है? मेमोरी में स्टोर किया जाता है। दोबारा देख लें, द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो कहाँ पे स्टोर होंगे? आर स्टोर्ड इन मेमोरी। फिर मेमोरी मीन रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, उसको हम डिटेल से इस चैप्टर में इंशाल्लाह देखेंगे। तो वो रिजल्ट्स पहले मेमोरी में स्टोर होंगे, उसके बाद फिर वो रिजल्ट्स मेमोरी में स्टोर होने के बाद फिर वहाँ से वो रिजल्ट्स या तो आउटपुट डिवाइस पे सेंड किए जाएंगे या फिर उन रिजल्ट्स को परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, ये जो आपकी हार्ड डिस्क है, वहाँ पे स्टोर किया जाएगा। एंड लास्ट इज आउटपुट ऑपरेशन, द रिजल्ट्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग के जो रिजल्ट्स आ गए स्टोर्ड इन मेमोरी, वो जो मेमोरी में पड़े हैं, मस्ट बी आउटपुट। अब वो मेमोरी तक ही नहीं रहेंगे रिजल्ट्स, अब मेमोरी से वो कहाँ पे जाएगा? रिजल्ट आउटपुट पे। मस्ट बी आउटपुट सो डैट दे कैन बी सीन बाय द यूजर। क्योंकि देखें, रिजल्ट कंप्यूट हो गया, रिजल्ट जनरेट हो गया और वो मेमोरी में पड़ा है, तो जब तक मेमोरी से वो आउटपुट डिवाइस पे नहीं आएगा, आउटपुट पे नहीं आएगा, मीन प्रिंटर पे या स्कैनर पे नहीं आएगा, सॉरी मॉनिटर पे नहीं आएगा, तब तक आप उस रिजल्ट को एज अ यूजर देख नहीं सकते। तो उन रिजल्ट्स का आउटपुट पे आना ज़रूरी है, सो डैट ताकि दे कैन बी सीन, उनको देखा जा सके बाय द यूज़र, यानी यूज़र उनको देख सके। द कंट्रोल यूनिट डिस्प्लेज द रिजल्ट्स ऑन द मॉनिटर और प्रिंट्स इट ऑन द प्रिंटर। अब उन रिजल्ट्स को मॉनिटर पे डिस्प्ले करवाना या उन रिजल्ट्स को प्रिंटर पे प्रिंट करवाना, ये किसका काम है? दिस इज द जॉब ऑफ योर कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज द पार्ट ऑफ योर अरिथमेट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में एक यूनिट होता है सीपीयू, सीपीयू पे भी अभी हमने डिटेल से बात करनी है इंशाल्लाह। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस सीपीयू के अंदर एक यूनिट होता है कंट्रोल यूनिट। फिलहाल आप ये समझ लें कि कंट्रोल यूनिट वो यूनिट है जिसने कंट्रोल करना है, आपके इंटरनल तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल करना है। तो वो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? उन रिजल्ट्स को मॉनिटर पे या प्रिंटर पे प्रिंटिंग के लिए उन रिजल्ट्स को सेंड करता है। रिजल्ट्स कैन आल्सो बी सेव्ड इन अ स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क फॉर यूज इन द फ्यूचर। उन रिजल्ट्स को आप अपनी हार्ड डिस्क पे भी सेव कर सकते हैं ताकि बाद में आप उनको यूज़ कर सकें। अच्छा जी, ये जी बच्चे आपने इस टॉपिक 1.4 को अब स्टार्ट कर लेना है। इसमें से आपने इनपुट ऑपरेशन, स्टोरेज ऑपरेशन एंड आउटपुट ऑपरेशन, इन 3 ऑपरेशंस को कॉपी पे लिख लेना है। प्रोसेसिंग ऑपरेशन पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से बात करेंगे। प्रोसेसिंग ऑपरेशन पे बात करने के बाद अब हम इस चैप्टर को होप सो स्टार्ट से थोड़ा सा डिस्कशन इसकी शुरू करेंगे। लास्ट वाले 2 टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह, दैट विल बी दिस टॉपिक, होप सो ये जो टॉपिक 1.2 रोल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर का रोल हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट फील्ड्स में। एजुकेशन में कंप्यूटर का रोल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बिजनेस में कंप्यूटर कैसे यूज़ होता है, डिफेंस के लिए कंप्यूटर को कैसे यूज़ किया जाता है, मीडिया में कंप्यूटर का क्या रोल है, मैन्युफैक्चरिंग में कंप्यूटर का क्या रोल है, ठीक है जी। ये टॉपिक हमारा इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू होगा। होप सो विद इन 3 और 4 लेक्चर्स, आफ्टर 3 और 4 लेक्चर्स हमारा चैप्टर 1 इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।